हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आपको फिजिक्स में पीवाईक्यूज की सीरीज में मैंने स्टार्ट की थी कि कई बच्चों का डिमांड था कि पीवाईक्यूज में उनकी मदद होनी चाहिए। आज इस कड़ी में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर। इसके पहले के पार्ट या पहले के चैप्टर्स देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। और पढ़ाई को और भी लिंक है वन शॉट वगैरह के, वो भी लगा दूंगा, जिससे आप देखना चाहें अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से ले जा सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। आइए बात को शुरू कर लेते हैं। तो ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अरविंद सर पीवाईक्यूज, इसमें मिलेंगे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर ध्यान से आप समझेंगे तो हर चीज आपकी समझ में आएगी, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं प्योर गोल्ड। अब कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं अगर इसका पीडीएफ भी मिल जाए तो पढ़ाई में सहूलियत होती है नोट्स वगैरह बनाने में। बिल्कुल सही बात है। तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं और यहां पर मैं इसके पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आगे ये आपके लिए मैंने प्योर गोल्ड सीरीज बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो की सीरीज है। प्योर गोल्ड सीरीज चैप्टर 4 देखिए, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म को मैंने ये 1/5 लिखने का मतलब है कि टोटल इसके 5 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है। तो पूरे चैप्टर में आपको केवल 5 पार्ट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन और मैनी न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। और टोटल 5 पार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको केवल अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स का वक्त लगेगा, यानी 7 घंटे में ये जो चैप्टर है एकदम आप इसको फोड़ डालेंगे, क्योंकि सारे डेरिवेशंस आ जाएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं प्योर गोल्ड सीरीज, जो आपके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप क्लिक करके देख सकते हैं और टॉपर बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज की ही बात आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ बच्चे चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो ये उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है। यहां पर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहां आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं कि भाई ऐसा जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये क्या मामला है, डेरिवेशन में ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर दिया, न्यूमेरिकल्स में सेकंड मेथड मेरे दिमाग में है वो लगाएं तो सर क्या होगा। इस सारी बातों का जवाब मैं देता हूं, साथ में मैं ये भी बताता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा फोकस करने का मौका मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ लाइव सेशंस लें, लाइव पढ़ें, तो ये अरविंद एकेडमी का द्रोणा बैच है, द्रोणा बैच फिजिक्स का और द्रोणा बैच मैथमेटिक्स का। ये द्रोणा बैच केवल 1 टाइम फीस है इसकी 999। द्रोणा बैच में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो लिंक अरविंद एकेडमी का दिया, उसको डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाएं और द्रोणा बैच में एनरोल हो जाएं, मेरे साथ पढ़ाई करना शुरू कर दें। चलिए ये तो रही जानकारी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग चौथे चैप्टर का करने जा रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 4 चैप्टर हो गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ। ये देखिए क्या बोलता है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v। एक पार्टिकल है माइनस q चार्ज का और इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी साहब v है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। यहां पर ये इसका जो रेडियस है वो r है, जैसा ये बोल रहे हैं, विथ अनदर चार्ज। अच्छा, यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, द वैल्यू ऑफ आर इज। ये सिचुएशन यहां पर है। तो देखिए जब ये माइनस क्यू चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा तो इसको एक सेंटीपीटल फोर्स चाहिए होगा, mv²/r। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा आपके कूलाम्स लॉ से, जो कूलाम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां होने वाला है। तो कूलाम्स फोर्स कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों Q है, माइनस प्लस है, बस अट्रैक्शन का फोर्स है, अपॉन r²। और यही चीज इसको क्या देगी? सेंटीपीटल फोर्स, जो कि होती है mv²/r। तो ये दोनों फोर्सेस होने चाहिए बराबर सर्कुलर मोशन के लिए, इसको q² लिख दीजिए और ये रहा आपको mv²/r। अब ये r इससे कैंसिल हो गया, r ही निकालने की बात की है, तो ये वैल्यू हो गई
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मास इधर आ गया, वेलोसिटी इधर आ गई, और साथ में ये रहा क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू आते हुए दिख रही है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। अच्छा, ये वी स्क्वायर है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट साबित हुआ, ये ऑप्शन। तो यहां पर इस तरीके से, इस फंडे से आप सवाल को निकाल सकते हैं। मैं हटता हूं, जैसे आप पॉज करके नोट कर सकें। अगर नोट करना चाहें, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए 2023 में आया हुआ सवाल। 2 हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ये देखिए 2 पैरेलल वायर्स हैं, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो आर है। कैरिंग करंट आई ईच इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये करंट अगर इधर है, सेम करंट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ के डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ईच इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट मिडवे, यहां कहीं बीच में, मिडवे का मतलब इसके बीचों बीच में मैग्नेटिक फील्ड हमको देना है। ये मिडवे का मतलब r/2, और ये डिस्टेंस भी r/2 हो गई। पॉइंट P ले लेते हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। तो देखिए ये जो, इसको पहला वायर पकड़ लीजिए आपको समझाने के लिए, इसको दूसरा वायर, यहां पर ये अंगूठा ऐसे करें, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर 1 की वजह से, ये जो आप रूल लगाते हैं। तो यहां पर P पर मैग्नेटिक फील्ड B1 जो निकला वो अंदर की तरफ निकला, देख पा रहे हैं। और दूसरा ये नीचे जा रहा है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये भी अंदर की तरफ है। तो ये B2 भी कैसा हो गया बेटा, अंदर की तरफ। करके देख लीजिए, दोनों एक डायरेक्शन में हम जोड़ देंगे तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो B1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और 2i अपॉन आर, चाहे तो 2 काट के म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर भी लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरे की बात अगर हम लोग करें, ये देखिए ये r/2 है बेसिकली, r/2 क्योंकि मिडवे की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई 2i अपॉन आर। और इसी तरह B2 की बात की जाए तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2i अपॉन अगेन आर। सेम डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए इसका डबल, तो ये आ जाएगा यहां पर कितना, 4i लिख दीजिए, तो म्यू नॉट 2 पाई इंटू 4i अपॉन आर। अब चाहें तो इससे कैंसिल कर दें और ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 म्यू नॉट i अपॉन पाई आर। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। भाई ये अंदर की तरफ है ना, परपेंडिकुलरली इनसाइड, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये यहां पर कार्यक्रम है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या सही है इसमें से। तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन, ऑप्शन तो कोई नहीं है सही, इसमें से कोई ऑप्शन अपने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो है नो ऑप्शन इज करेक्ट, ये सवाल में ऑप्शन ही नहीं दिया है ठीक से, नो ऑप्शन इज करेक्ट। करेंगे कैसे आप समझ गए हैं, क्योंकि आप देखिए ये डाउनवर्ड अपवर्ड तो आने से रहा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तो इनटू द प्लेन होगा। यहां इनटू द प्लेन का तो ऑप्शन ही नहीं है, जीरो होना नहीं है। तो ये आप बिना किए भी कह सकते थे अगर ये अंदाजा हो कि भाई ऑप्शन गड़बड़ हो सकते हैं। और 2023 में ऐसे शायद 2 सवाल आए थे जहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिले थे। तो ऐसे सवालों में अगर आप सही लगाएं और ऑप्शन आपको ना मिले तो उस सवाल को अटेम्प्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है अटेम्प्ट करने पर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। गड़बड़ा सवाल है तो अटेम्प्ट और छोड़ देंगे, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो छोड़ने से कुछ हासिल तो होगा नहीं। तो अटेम्प्ट आप जरूर कीजिए, जो भी आपको समझ में आता है
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कैलकुलेशन की उसके हिसाब से आंसर नहीं बन रहा है तो इसको आप नोट कर लीजिए और अटेम्प्ट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे को कहानी बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 का सवाल है बेटा। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू, each of radius r carrying current I are kept in perpendicular planes such that they have a common center O। इस तरह से रखे गए हैं, ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ऐसे खड़ा प्लेन है तो एक ऐसे लेटा प्लेन है, और इनका ये सेंटर सेम आ रहा है दोनों का। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब यहां पर इंटरेस्टिंग जो बच्चे गलती कर सकते हैं, यहां इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस लूप में दो अपोजिट करंट फ्लो कराई जा रही हैं। अगर मैं इस लूप को 1 कह दूं और इस लूप को 2 नंबर कह दूं तो 1 की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट और ये करंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर ये आई करंट है, ये आई करंट है, तो ये जो रिजल्ट दे रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये उसका अपोजिट रिजल्ट दे रहा होगा। तो इस समय यहां पर ड्यू टू 1 B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0। अब इसमें जो करंट है 2, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? BP इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। इस लूप की वजह से, लूप ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लूप आपने रखा है, तो इस लूप की वजह से वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2R इसके सेंटर पर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। देख रहे हैं, ये डायरेक्शन B का किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। पॉइंट ये P लूप है, P मतलब नंबर 2 लूप, इस डायरेक्शन में BP होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां ये बात इंपॉर्टेंट थी, कई बार ये सवाल आपके परपेंडिकुलर वाले बहुत आते हैं, मैं भी आज करवाऊंगा। तो अक्सर ऐसा ये भूल जाते हैं आप, देखना कहते हैं अरे इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, इसका इस तरफ, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। तो यहां इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि दोनों का करंट का डायरेक्शन अपोजिट था। तो 1 वाले ने तो कुछ बनाया ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, जो बनाया वो कॉइल नंबर 2 या कॉइल नंबर P ने बनाया है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, आइए। और ये 2023 का सवाल बेटा, यहां पर देखिए लिखा है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप and a straight wire bent partly in the form of semicircle, ये एक semicircle are placed as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at point O। तो यहां पर देखिए इस पॉइंट O पर ये स्ट्रेट वायर की सीध में है, तो इसका स्ट्रेट वायर की वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। आपने पढ़ा था कि जब भी कोई स्ट्रेट वायर होता है उसी की डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट ले लें, यानी थीटा बेसिकली 0, तो यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये स्ट्रेट, मैं इसको नाम दे देता हूं 1 2 3 और इस सर्किल 5 4। तो 1 और 3 की वजह से यहां पर O पर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये सीध में है, इधर हो चाहे ये इधर हो, दोनों ही दशा में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो स्ट्रेट लाइन, ये तो बात खत्म हो गई। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और नंबर 2 ये सेमी सर्किल की वजह से बनेगा और ये सर्कुलर लूप की वजह से बनेगा। सेमी सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो अंगूठा लगा दीजिए ऐसे, और ये देखिए किधर मुड़ रहा है, बाहर की तरफ। यानी यहां O पर इस 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है। और इस सर्किल का देखिए, तो इस सर्किल का भी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, तो ये अंदर की तरफ है। ये देखिए ये करंट जारी है ऐसे, तो आप अंगूठा इस डायरेक्शन में रखे, ऐसे कर रहे हैं आप, तो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो है ये अंदर की तरफ है, और ये किसकी वजह से? B4 की वजह से। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हमें B2 B4 निकालकर घटाना होगा,
क्योंकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 की वजह से वो आउट परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स प्लेन ऑफ पेपर है और ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। आप इसको ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन में गड़बड़ हुई तो गलत हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं जो सेमी सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सेमी सर्कुलर आर्क कह दीजिए या लूप कह देते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई अपॉन आर, या इसको सिंप्लीफाई याद रखते होंगे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये सेमी सर्किल लूप की वजह से वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट इसमें है 2 एम्पियर की, फिर 4 और इसका रेडियस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक देखिए तो 12 इंटू 10 की पावर -2, इसको सॉल्व करेंगे 0.523 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला आ जाएगा। अब अगली बात, इस 4 की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो आ जाइए देख लेते हैं। ये मैंने निकाला था B2 और अब निकाल रहे हैं ड्यू टू सर्कुलर लूप, यानी B4 नंबर दिया है तो B4 लिख देते हैं। तो इसका क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर, या लिख दीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू रख दीजिए। म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट इसमें क्या 1 एम्पियर की है, 2, और रेडियस इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट किया तो 1.57 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। अब बड़े में से छोटा, ये बड़ा है तो हमें B4 माइनस, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो ये जो BO आया नेट वो क्या आया B4 माइनस B2, बड़े में से छोटा घटा देंगे तो 1.57 इंटू 10 की पावर -5 माइनस 0.523 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। तो 10 की पावर -5 कॉमन ले लोगे, 1.57 से इतनी वैल्यू घटाओगे तो आएगा 1.047 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। और ये B4 क्योंकि बड़ा था तो इंटू द प्लेन ऑफ पेपर आ जाएगा। डायरेक्शन किधर है, इंटू द प्लेन ऑफ पेपर। आपके हिसाब से ये आंसर आया। ये अच्छे सवालों में है, गलती कर सकते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से इसको आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है यहां पर, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स 2023 का है कि केप्ट होगा 2 मीटर अवे। 2 ऐसे वायर हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। वायर नंबर 1, वायर नंबर 2 कैरी 3 एम्पियर करंट ईच इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में 3 एम्पियर की करंट है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वन वायर ड्यू टू अनदर। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा ये निकालते हैं। चलिए, अच्छा इसमें से ये बात पक्की है कि सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो ये पक्का है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करती हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें स्मॉल एफ से आप लिखते हो इन दोनों के बीच में, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन बीच का सेपरेशन जो कि मैं R लिख देता हूं। R का मतलब RD कुछ भी लिखिए 2 मीटर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये दोनों पर फोर्स सेम लगता है।
ये इस पे फोर्स लगाता है इतना ही, और ये इस पे फोर्स लगाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं ये, तो दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा और यही लगेगा जो लिखा हुआ है। तो यहां पर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए, जो भी वैल्यू दिख रही है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट थी 3 एम्पियर की, तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 पाई, और आर कितना है 2 मीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये लग रहा है आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। और अट्रैक्टिव फोर्स, अब देखते हैं कौन सा आंसर है। तो इसमें हमने देखा कि अट्रैक्टिव वाला ये है जो मैच नहीं किया, अट्रैक्टिव वाला ये है जो मैच नहीं किया। फिर इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है, जो भी ऑप्शन नजर आ सकता है फिगर के मामले में वो सी ऑप्शन आ सकता है। तो यहां मैं अगर सीधे तौर पे लिखूं तो नो ऑप्शन इज करेक्ट, नो ऑप्शन इज करेक्ट। भाई इसमें ऑप्शन तो कोई करेक्ट निकला ही नहीं जो परफेक्ट करेक्ट हो, लेकिन नियर टू आंसर अगर लिखना ही चाहे, मान लो टिक तो कुछ छोड़ेंगे तो है नहीं, तो उसको ऑप्शन नंबर कर दीजिएगा सी। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट नहीं है, गड़बड़ है। यहां पर इनको लिखना चाहिए था सी में अट्रैक्टिव, तो ये सही बनता। अभी ये सही नहीं है, लेकिन अगर टिक करना ही है, छोड़ना हमको है नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आप सी को टिक कर सकते हैं। देखते हुए इसको नोट कीजिए, अगला सवाल आपके सामने लाते हैं। तो ये हिसाब आप नोट कर पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और तेजी से सवाल करेंगे और अच्छे से समझ के करेंगे। तो ये अगला सवाल आ गया, ये भी 2023 का है। ब्रीफली डिस्क्राइबिंग हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। तो देखिए ये आप ये जानते हैं कि जो करंट सेंसिटिविटी होती है आई एस, वो थीटा अपॉन आई होती है, ये आपने पढ़ा होगा, और एन ए बी अपॉन के इसका फॉर्मूला होता है। कैसे बढ़ा सकते हैं करंट सेंसिटिविटी? तो नंबर ऑफ टर्न्स एन को इंक्रीज करके, एन इंक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। दूसरी बात करें, एरिया को इंक्रीज करके, ए इंक्रीज करेंगे, ए मतलब एरिया है, एरिया को इंक्रीज करेंगे तो भी बढ़ जाएगी। नंबर 3 की बात करें अगर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बी मस्ट बी शुड बी रेडियल एंड इंक्रीज्ड करेंगे तो ये भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये तरीके हैं जिसे, और के को कम कर दीजिए, और अगर आप चाहें सेंसिटिविटी के लिए तो के मस्ट बी डिक्रीज्ड। ये 4 फैक्टर जो हैं इन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से कम ज्यादा करके आप ये कहानी अचीव कर सकते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि जरा सी करंट जाए और उसका पॉइंटर मार्कर काफी तेजी से हिल जाए तो आप उससे काफी एक्यूरेट रीडिंग ले पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जरा सा आपने चेंज किया फट से हिल गया तो आप समझ गए, उसको आप मेजर करने में आसानी होगी। तो सेंसिटिविटी इस तरीके से बढ़ा ली जाती है। अब अगली बात देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल सा है। एक गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट आईजी, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। A resistance R1 is required to convert it into a voltmeter of range 0 to 1 volt। तो हम जानते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर होता है इसकी सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं वोल्टामीटर या वोल्टमीटर बनाने के लिए। R1 आपने इसके अंदर रेजिस्टेंस सपोज करिए पुट कर दिया, करंट कितनी जा सकती है IG, इससे ज्यादा जाएगी तो गैल्वेनोमीटर फूंक जाएगा। ये इसका रेंज कितना मिला है 0 to V अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0 to 1 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस R2 एक दूसरा है जिसमें एक रेजिस्टेंस हम R2 लेते हैं, करंट तो भाई IG ही जाने वाली है, इसको वोल्टमीटर कन्वर्ट करेंगे 0 to 2, ये 0 to 1 वोल्ट में था, 0 to 1 वोल्ट में था, ये 0 to 2 वोल्ट तक है। ये कहानी यहां पर है। अब यहां पर देख लेते हैं
कि इसको और निकालना क्या, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द, ये जी का वैल्यू हमको निकालना है कि जी का वैल्यू कितना होगा। तो ये देखिए इसके लिए V इक्वल टू आई आर लगा दो, जो फॉर्मूला होता है। तो V जो रहा उसको 1 वोल्ट रहा, जो आपको चाहिए था मैक्सिमम, तो 1 वोल्ट। I कितनी है, IG के बराबर है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, G प्लस R1। यहां पे आ जाओ तो ये रही 2 वोल्ट, V इक्वल टू आई आर लगा रहे हो, करंट तो वही IG है, और G प्लस सीरीज में रेजिस्टेंस है तो R2। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। अब इनको हम 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या, G, IG कैंसिल हो जाएगी। इससे में क्या मिला, 2 वोल्ट अपॉन 1 वोल्ट, IG G प्लस R2 अपॉन IG G प्लस R1 बेटा। ये एक्सप्रेशन यहां पर आया। अब यहां पर देखिए ये IG कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए क्रॉस, तो 2G इज इक्वल टू 2R1 और G इंटू 1 तो R2। G इधर ले लो, ये साहब प्लस था बीच में, और G ले लो इधर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, R2 माइनस 2R1। ये आपका रिजल्ट आ गया। इतना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो ये भी देखिए बड़े प्रेम से सारे सवाल निकल जाएंगे, और तसल्ली से धीरे धीरे करिए, समझ के करिए, जैसे कोई भी ट्विस्ट सवाल में आए तो आप इसको हैंडल कर पाए। इसको नोट कर लीजिए आप, जैसे कि नोट्स के तौर पर आपको काफी मदद पहुंचाएगा। चलते हैं अगले सवालों पे, आगे की सवालों की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid air, ऐसे हवा में लटका है ये, by a uniform magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? देखिए ये वायर का जो वेट है वो काम करेगा नीचे, जो कि mg के बराबर होता है। अगर ये हवा में लटका है तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, जिससे ये बैलेंस हो सके। तो अब सिंपल सी बात हो गई कि ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना होता है, इसमें करंट कुछ फ्लो करानी पड़ेगी, IBL। तो FM की वैल्यू होती है IBL साइन थीटा। हमने 90 डिग्री पर इसको करा दिया है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा रहे हैं। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बनाए तो IBL पैदा हो गया। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए वेट और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी IBL की जो वैल्यू है वो mg के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं इधर लिखता हूं, जो B की वैल्यू है mg अपॉन IL ले लेंगे। तो ये वैल्यू मास है इसका 200 ग्राम यानी 0.2, G ले लो 9.8। करंट कितनी है, करंट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट 2 एम्पियर की है, और लेंथ कितना है 1.5 मीटर। तो हमको जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना पड़ेगा वो 0.65 टेस्ला करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वायर के। तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतना मैग्नेटिक फील्ड अगर पैदा कर देंगे तो ये आपका थम जाएगा, मतलब ये मिड एयर सस्पेंशन हो जाएगा, गिरेगा नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगली चीज फिर इसके आगे की हम लोग करते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का लेते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v enters the region of uniform magnetic field at right angles। अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का है, इनवर्ट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और एक पार्टिकल आप ले रहे हैं जिसका मास m है, चार्ज q है और वेलोसिटी v है, परपेंडिकुलरली इससे ये इस डायरेक्शन में एंट्री मार रहा है, राइट एंगल्स पे मोशन से राइट एंगल हो गया, ये b का डायरेक्शन है। हाउ डज इज काइनेटिक एनर्जी गेट इफेक्टेड, इसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आप जानते होंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोशन है इसका जो हाफ mv स्क्वायर है,
ये मैग्नेटिक फील्ड इसके v को चेंज नहीं करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। भाई मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंस फोर्स लगाइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो ये मुड़ेगा तो इस तरफ जरूर, घूमेगा, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसमें फर्क नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड B will change the direction, not the magnitude of V. So no change in kinetic energy, कोई भी चेंज काइनेटिक एनर्जी का नहीं होगा। ये कहानी इस तरह से बनेगी, नोट करें। अगला सवाल हम लोग करेंगे, तो ये नोट कर लिया होगा, बात समझ में आपके आई भी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए स्टेडी करंट आई अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सेस। बना लेते हैं। तो एक लंबा वायर है, इसमें करंट पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ फ्लो कर रही है। इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम ए पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये यहां पर कोई पार्टिकल है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। इन विच डायरेक्शन विल द पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अच्छा, ये जो पार्टिकल है पॉजिटिव पार्टिकल है, प्लस क्यू पे चार्ज है, ये पॉजिटिव पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा? तो बड़ी आसान सी बात है, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां, किस डायरेक्शन में, अंगूठा लगाया ऐसे जो रूल है, और ये देखिए किधर है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां कैसा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। हो गया। अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे। भाई ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हो गया आपके प्लस क्यू का डायरेक्शन। तो ये अंगूठा दिखाता है फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स किधर लग रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो फोर्स इज इन प्लस वाई डायरेक्शन। ये आप देख पाए कि फोर्स किधर लगेगा, प्लस वाई डायरेक्शन में। और जैसे मैंने बताया, पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो जो कि मैंने दिखा दिया अंदर की तरफ है, और फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो फोर्स ऊपर लग जाएगा। तो इस तरह से पकड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और कई बच्चे गलती उसमें कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये तीनों की कहानी आपको पता होनी चाहिए। जो प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो तो होता है प्लस ई के बराबर, और मास को हम ले रहे हैं m के बराबर। फिर ड्यूट्रॉन की बात करें अगर, तो ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होगा, d लिख देता हूं, वो तो प्लस ही होगा, लेकिन मास कितना होगा, इसका डबल। और ये जो अल्फा, ये हीलियम है, अल्फा पार्टिकल, ये आपको बहुत पूछा जाता है। इस पे चार्ज कितना होता है, +2e, और इसका मास कितना होता है, ये ड्यूट्रॉन d लिखना चाहिए, और मास इसका होता है 4m। ये जब तक जानकारी आपके पास नहीं होगी, ऐसे सवाल आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको याद कर लेना है, जैसे कि आते हैं बहुत सवाल ऐसे, और आप कर पाएंगे। अब देखते हैं, एक्सलेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। देखिए पहले ही क्या किए गए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक्सलरेट किए गए हैं चार्ज, जो भी तीनों पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। अब उसके बाद यहां ये आगे जब यहां तक पहुंचे होंगे तो आगे मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आगे बढ़ गए। अब क्या कह रहा है, देयर काइनेटिक एनर्जीज, इतना एक्सेलेरेशन जो मिला, ये डेल्टा वी क्या है,
पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी एनर्जी हमको देता है, क्यू एनर्जी कितनी देता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। ये वर्क डन वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो काइनेटिक एनर्जीज, कंपेयर द काइनेटिक, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो चार्ज ई है और डेल्टा, ये डेल्टा वी है, और ये डेल्टा वी तो सेम ही है, जिसे हम डेल्टा वी लिख देते हैं। ई लिख रहे हैं ड्यूट्रॉन के लिए, तो चार्ज सेम है, डेल्टा वी वही आ गया। अल्फा पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं तो चार्ज इसमें 2e है और ये डेल्टा वी आ गया। ये देखिए, तो इन एनर्जीज को कंपेयर अगर हम करें, मतलब पहले सवाल में काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल, तो इसका रेशियो ये देखिए 1 1 2 साफ साफ दिख रहा है। तो ये 1 1 2, समझ पाए ना। ये डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये इसको इसी वैल्यू से सबको डिवाइड, यहां 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जीज का ये रेशियो है 1 1 2 बेटा। अब अगली बात कह रहा है, इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर, आगे, एंड इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर। अब ये जब परपेंडिकुलर आप एंट्री मारोगे तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, तीनों पॉजिटिव लेके चले तो तीनों सर्कुलर पाथ बनाएंगे। रेडियस बता रहा है कि प्रोटॉन की जो रेडियस है, जो प्रोटॉन की रेडियस है वो आपकी है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ड्यूट्रॉन, हमें ड्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियस निकालनी है। ठीक, अब कंपैरिजन करना होगा, मतलब ये जो घोले घूमेगा, गोला मान लो ऐसे घूम रहा है, ये जो गोला बनाएगा उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला होता है R = mv अपॉन qv। और ये जो वेलोसिटी है अगर काइनेटिक एनर्जी में रखो, देखो मैं थोड़ा दिखा देता हूं, जैसे हाफ mv² को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब हम मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई अगर कर दें तो m² v² बराबर m इंटू काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो अगर मैं यहां पर mv की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2mke अंडर रूट में, देखिए तो ये यहां पर mv की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, यानी तभी कंपेयर कर पाएंगे 2mke अपॉन qv। इस फॉर्मूले का सहारा लेना है अपने को। ये 2 है, ये मास है, ये काइनेटिक एनर्जी है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, काफी कुछ चीजें सेम है, लेकिन मास और चार्ज और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, जैसा यहां दे रखा है। तो अब यहां पर जब कंपेयर करेंगे, देखिए ध्यान से, आरपी प्रोटॉन का, ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, तो यहां पर ये जो सारी वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे इसके हिसाब से मास वास की। तो आप ये आ जाएगा, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज, बाकी सब तो देखो बी सेम था, और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इसका 1 था, इसलिए 1 ही आया। फिर आप दूसरा पकड़िए, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया। अगले में देखिए क्या है, 2 मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन के केस में मास डबल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी 1 ही है तो फैक्टर 1 रहा, और ये चार्ज कितना होता है, ई ही होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में आ जाओ जो कि अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अल्फा के लिए एनर्जी डबल है और मास 4 गुना रहा, तो 4 रेशियो ले रहे हो, 4 mp अपॉन चार्ज 2e। ये वैल्यू यहां पर आ गई, इसको ध्यान से समझ के करना होगा, 2he4। तो 4 mp अपॉन 2, ये रेशियो ठीक से निकालिएगा, वरना निकालने में आप गलती कर सकते हैं। अब आगे वैल्यू क्या रही, 1:2:1। इस रेशियो में इनके रेडियस है, तो आरपी 1 था जो कि 5 है, तो आरडी कितना होगा, √2 ज्यादा, यानी 5√2, और आर अल्फा कितना होगा, अगेन 5। ये आपका आंसर आ गया है। तो ये एक अच्छा सवाल है, इसको रेशियो निकालने में सावधानी बरतेंगे, वरना इसमें गलती होने के चांसेस बने रहेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो ये आप नोट कर लें,
अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन। मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं, क्योंकि अगर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ाई किया होगा तो इस क्वेश्चन को करने में तकलीफ उसको हो जाएगी। इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आइए देखते हैं। तो ये आप इसको मेरे ख्याल से आगे नोट कर रहे होंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात आप तक पहुंच जाए। ये देखिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ भी लीजिए, जिससे बातों को अच्छे से बनाया जा सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला पूछ लिया है, जिसे आप लिखते हो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। ए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अभी इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पर उसका 2He4 यानी डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई चार्ज, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, क्यू इसका जीरो कह लीजिए, न्यूट्रल। और इस पे क्यू बराबर माइनस ई, और क्यू अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो प्लस 2e। ये कहानी रहती है, फिर से याद दिलाती है आपको। मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटीज, तीनों की जो वेलोसिटीज हैं वो वी हैं। इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, इस तरह से तीनों इंटर कर रहे हैं। ट्रेस देयर पाथ इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब पाथ को देखो, जस्ट लिखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये प्लस की डायरेक्शन की, इस पे लगा फोर्स, ऐसे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इस पे लगेगा फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल कैसा चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये न्यूट्रल है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, F बराबर 0, क्योंकि चार्ज जब होता ही नहीं तो कैसा फोर्स, यहां वैल्यू रखिए Q की 0 आ जाएगा। तो दिस विल गो इन ए स्ट्रेट लाइन। ये निगेटिव चार्ज है तो आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर और निगेटिव चार्ज के लिए ये आप उल्टा कर देते हैं, तो फोर्स लगा नीचे, क्योंकि करंट इधर आप पीछे मानेंगे, तो ये जो फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगेगा, और ये भाई साहब ऐसे निकल लेंगे। ये डायरेक्शन मेरे ख्याल से साफ साफ आपको दिख रही होगी, ये डायरेक्शन यहां पर बनने वाली है, यही पूछा है शायद। ठीक, फिर से देख लेते हैं। न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल विथ इक्वल वेलोसिटी इंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन, ट्रेस देयर पाथ, ये पाथ इसके बन गए हैं, इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप चाहें इसका रेडियस बताना तो भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, हमने देखा था कि जो रेडियस का फॉर्मूला था वो mv/qb आपको याद रखना है, वरना निकाल भी लेते हैं, लेकिन क्यों निकालने में वक्त जाया करें। सबकी वेलोसिटी सेम है, v अल्फा, v इलेक्ट्रॉन, v न्यूट्रॉन, दिट इज v। तो r अल्फा कितना आ जाएगा, 4me/2eb। तो ये 2me/v/eb आ गया। इसी तरीके से बात करें re की, तो mev/eb, ये रेडियस आपकी निकल आई, और ये तो न्यूट्रॉन तो सीधे जा रहा है तो इसकी कोई रेडियस होएगी ही नहीं। और यहां पर ये अल्फा पार्टिकल का मास है, तो ये इलेक्ट्रॉन ना लिखना चाहिए, ये अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा, जो कि प्रोटॉन के मास से 4 गुना रहने वाला है। तो m अल्फा लिख देते हैं हम यहां पर, जिससे कि बात की बातें एक तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो mev/eb लिखा ही है। इस तरह से इसका रेडियस निकाल सकते हैं, और पाथ तो आपको साफ ढंग से दिख ही रहा है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कई बार, तो शांति से कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको नोट करें, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे लिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अब इसमें एन अल्फा, देखिए अल्फा पार्टिकल की भरमार है, is accelerated through a potential difference of 10 kilovolt and moves along positive x-axis. It enters in a region of uniform magnetic field, इतना acting along y-axis।
ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रहा था और ये एंट्री इनकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हुई है। वेलोसिटी भी शायद कुछ दे रखी थी, चलिए जो भी है देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ, तो रेडियस ऑफ द पाथ निकालनी है। तो देखिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर हम जानते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होती है। भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या हो गई यहां पर, 2Q डेल्टा V अपॉन M, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए 10 किलो वोल्ट यहां पर दे रखा है। अब देखिए हम रेडियस की बात करें तो रेडियस को लिखते हो, क्या रेडियस बनती है, mv अपॉन QB, ये हम जानते हैं। अब इसी में देखिए m अपॉन QB तो लिखा, इस वेलोसिटी को हमने यहां से रख दिया, तो क्या रखोगे, 2Q डेल्टा V अपॉन M, इस तरह भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात को इंक्लूड करते हुए। तो ये वैल्यू क्या बन गई, यहां पर अगर m को अंदर ले ले, m स्क्वायर, m से m कट जाएगा, तो m इंटू डेल्टा V, ये Q स्क्वायर अंदर चला जाएगा, इस Q से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा QB स्क्वायर। ध्यान पूर्वक देखिएगा, m अंदर गया, m स्क्वायर इस m से कट गया, ये दोनों गए स्क्वायर होके अंदर, Q से ये कट गया तो QB स्क्वायर, ये फॉर्मूला सा आ गया। अल्फा पार्टिकल के लिए, फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए आपका चार्ज है +2e और मास है 6.4 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। यहां पर दिया भी हुआ है तो उसकी भी टेंशन नहीं है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो रेडियस के लिए, 2 लिखा, मास है 6.4 इंटू 10 की पावर -27, ये रहा डेल्टा वी, तो डेल्टा वी का वैल्यू है 10 किलो वोल्ट, यानी 10 की पावर 4 वोल्ट। क्यू बी स्क्वायर, क्यू है आपका 2e, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -9, ये 2e हो गया। b कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3, तो इसका स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो रेडियस मिल जाएगी, जो कि यहां पर 10 मीटर आने वाली है। तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से ये कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ करते हैं, ये काफी काम का एमसीक्यू है, एमसीक्यू कह रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप समझ पाए कैसे करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, ये देखिए ऐसे पैरेलल वायर्स हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे जा रहे हैं डायग्राम के हिसाब से। तो सेपरेटेड बाई ये डिस्टेंस d, ये बीच में सेपरेटेड बाई डिस्टेंस d, इक्वल करंट्स इनमें आई फ्लो हो रही है, आई इसमें भी फ्लो, और इसमें ये आपके डायरेक्शन में है, मतलब आपकी तरफ करंट आ रही है, डॉट लगाने का ये मतलब है, ये भी आपके तरफ है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सिचुएटेड बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन वायर, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, x, पूरी डिस्टेंस d थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d माइनस एक्स। इतना तो हम लोग बहुत प्यार से जान ही जाते हैं। फिर लिख रहा है शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस x फॉर 0 टू d के लिए। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। तो ये जो वायर है, इससे ये आपकी तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, ये वायर करंट आपकी तरफ जा रही है, पैरेलल वायर आपकी तरफ करंट ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और ऐसे किया, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो BA है वो इस डायरेक्शन में है और ये करंट भी आपकी तरफ है, तो यहां पर इसका डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये BA, तो B की वजह से नीचे और A की वजह से ऊपर। तो अब मैं लिख देता हूं BA मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू A
इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरे वाले के लिए लगाया बी बी, तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट, करंट वही है 2 पाई डी माइनस एक्स, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी थी यहां से यहां तक, डी माइनस एक्स। अब हम यहां पर बीपी निकाल लेते हैं, ये देखिए वैल्यू हो जाएगी डी माइनस एक्स और ये एक्स, तो यहां पर घटाओगे जब बीपी कितना आएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स, कॉमन ले लीजिए तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आपका आ गया कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन डी माइनस एक्स। एक कदम और आगे चलें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, एलसीएम वगैरह ले लोगे तो आ जाएगा डी माइनस 2 एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। ये वैल्यू देखिए यहां पर आ रही है, ये तो पहले वाले का जवाब निकल आया है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड है, बी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, कितना होगा, ठीक है, पहले वाले का आंसर। दूसरा कह रहा ग्राफ बनाइए जब एक्स को डी तक बढ़ाएंगे, तो यहां पर इस फॉर्मूले से आप देखिए बी वाले में कि ये पहले जैसे जैसे एक्स बढ़ाएंगे ऊपर वाला तेजी से घट रहा है विजा वस्तु नीचे, तो न्यूमिनेटर अगर घट रहा है डिनोमिनेटर से ज्यादा तो वैल्यू कम होती जा रही है। और किस वैल्यू पर ये जीरो मिलेगा, तो d माइनस डू एक्स रखोगे तो ये मिलेगा जीरो, यानी x की वैल्यू जब d/2 होगी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो। अदरवाइज शुरुआत में जैसा आपको दिख रहा है कि x को इंक्रीज करने पर b इज फॉलिंग, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसको भी थोड़ा सा इससे ध्यान करके दे लीजिए, वरना जब तक ये बनाए नहीं रहेंगे पहले बना नहीं पाएंगे। तो ये देखिए फॉल कर रहा है, जैसे जैसे डी बढ़ा रहे हैं d/2 पर ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका शून्य हो गया और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा। तो दिस इज द ग्राफ, x जैसे आप x को यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं x टू d तक, तो जीरो से करेंगे, जीरो से करते करते जीरो पे करेंगे तो इन्फिनिटी होता है, जहां पे वायर होता है वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर चले गए तो फिर इन्फिनिटी चला जाएगा, d/2 पे बात करें। और ये आप समझ पाए हैं इधर क्या कहानी है, तो ये इस तरह से ग्राफ बना लीजिए, थोड़ा सा ध्यान भी कर लीजिएगा। इसको दिखाता हूं, अगला सवाल फिर करेंगे हम लोग, तो ये ऊपर से आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, और इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं जैसे पूरी बात आप तक पहुंच जाए। ये देखिए इसको अभी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले की चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, ये वायर AB है, कैरीज ए करंट 4 एम्पियर, आपको दिख रहा है। ए प्रोटॉन P travels at 4 into 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट, यहां से 0.2 मीटर ये प्रोटॉन है और ये मूव कर रहा है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, ये करंट इधर जा रही है तो ये ऐसे मूव कर रहा है जैसे दिख रहा है अपने को। कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन, ऑल्सो स्पेसिफाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए बड़ी आसान बात कि इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, अंदर की तरफ, ये अंगूठा किया और अंदर की तरफ देखिए बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इधर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर से। अब ये फ्लेमिंग का रूल लगा दीजिए, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये रहा आपका करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये देखिए, तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर, तो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप लिख सकते हैं अवे फ्रॉम वायर,
अवे फ्रॉम वायर ए बी। ये तो आ गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगेगा इसका जिक्र करते हैं। तो पहले निकालो मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और आर यहां वैल्यू रख देते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू लिख दीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट है इसमें 4 एम्पियर की, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 0.2 मीटर। ये कट के 2 आ गया, इसके 0.1 आ गया, 0 बढ़ा दोगे 40, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। इतना टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जो वैल्यू लगाते हो, चार्ज मूव कर रहा है तो क्यू वी बी साइन थीटा लगाते हो, तो क्यू लिख दीजिए 1.6 10⁻⁻19। वेलोसिटी दे रखी है इसने 4 इंटू 10⁻6। मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है 4 इंटू 10⁻⁻6, और साइन ये हो गया आपका 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ये +6 -6 खत्म हो गए, 16/16 इंटू 16 256, और 10⁻⁻19। तो ये डेसिमल कितने के बाद लग जाएगा, 1 के बाद। तो 256 में 25.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। एंड डायरेक्शन मैंने लिखी दिया था, अवे फ्रॉम वायर ए बी। ये आपका पूरा आंसर हो गया, और इसको अच्छे सवालों में गिन सकते हैं, पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। इसको नोट करें, अगला सवाल फिर से पिकअप करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको आप नोट कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले ले, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। फिर लिख रहा है कि R इज B1, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। यहां से इसकी एक्सिस पर ये डिस्टेंस अगर R है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा होगा, ये भी फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसके लिए इन्होंने लिखा है, इसको बोलो B2। तो इसका फॉर्मूला यहां पर होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। B2 जो कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई, ये आर स्क्वायर, फिर ये आ गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको ये आ जाएगा 2r स्क्वायर करते हुए, तो ये बचेगी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2 और r की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए हैं। आगे ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ जाएगा शायद। तो इसमें ये वैल्यू r वगैरह को जब निपटा दोगे तो वैल्यू क्या बचेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2r। ये देखिए वैल्यू बची इसकी। अब यहां पे पूछा रेशियो, ये देखिए B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, ये B1 अपॉन B2 कीजिए। B1 की वैल्यू तो यहां से आ गई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे लिख देता हूं, 2 पाई आई अपॉन आर, और B2 को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करने का यही मतलब है। तो इसको लिख देंगे कितना, 4√2r अपॉन म्यू नॉट आई। अब इसको सॉल्व कीजिए, सारी वैल्यू देखिए, कई वैल्यू कट जा रही है, आर म्यू नॉट, ये आया 2, ये कटा आई, तो वैल्यू आ गई 4, ये 2 से काटोगे 2√2, तो आंसर आ गया 2√2। तो इसका मतलब आंसर क्या है,
B1 is to B2 is equal to 2√2 is to 1, और इसके हिसाब से आंसर है A। ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, और इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। ऊपर से दिखा देते हैं, जो बच्चा नोट करना चाहता है वो पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकता है और आगे काम बढ़ा सकता है। फिर इसको ऊपर कर लेते हैं, आ ही गया था वैसे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है 2 वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स। ये सर्कुलर लूप्स हैं, देखो। इससे 1 और 2 कैरिंग इक्वल करंट्स, दोनों में इक्वल करंट्स है I, आर प्लेस्ड वर्टिकली। ये वर्टिकली प्लेस है, एक ऐसे है और ऐसे है और दूसरा ऐसे है, ऐसे लूप हैं। यहां पर एक छल्ला में दिखा दूं, शायद आप समझ तो गए होंगे। वैसे एक ऐसे लूप है ये वर्टिकली, और दूसरा वाला ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, आगे विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये प्लेन ऑफ द पेपर ये मान लिया था, जिससे मैंने दिखाया कि एक ऐसे है और एक ये ऐसे है। विथ देयर ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ज्योमेट्रिकल एक्सेस इनकी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट O। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये दोनों की डिस्टेंस देखिए x है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B की बात अगर हम लोग करें तो यहां B1 B2 तो बराबर ही है, मैं वैल्यू लिख देता हूं यहीं पर। B1 B2 क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों में करंट सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए एक्सेस पे क्या बनेगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I A स्क्वायर लिख दीजिए। ए मतलब रेडियस ले रहे हैं यहां, और A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू यहां पे, ये A क्या है, ए रेडियस है इन दोनों का, दोनों एक ही जैसे हैं। अब देखिए, इससे जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है बाहर की तरफ है, इससे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर। तो ऐसे डायरेक्शन करेंगे तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये 1 की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ। दिस इज B1। ये इससे देखिए कैसे ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो ये डायरेक्शन कहां जा रहा है, ऊपर। तो ये आप मैग्नेटिक फील्ड ध्यानपूर्वक देखिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड B2 इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये वेक्टर इक्वल होने चाहिए क्योंकि सेम ही है, मैं ब्लैक पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इसलिए थोड़ा छोटा बना दिया था। ये रहा B2, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ये। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीचों बीच से जाएगा, B नेट, और बीचों बीच जाएगा क्यों, क्योंकि B1 B2 यहां इक्वल है। तो जो दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनका रिजल्टेंट कहां जाता है, उनके एंगल बाइसेक्टर से। तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, ये डायरेक्शन के लिए काम हो गया पहले ही। अब बी नेट कितना है वो निकाल लेते हैं। तो बी नेट के लिए हमारा हालचाल क्या होने वाला है, वो होने वाला है बी नेट इज इक्वल टू √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अब इनको दोनों वैल्यू यहां पे रख दीजिए, तो बी नेट ये करोगे तो दोनों सेम है, तो आप इसको अगर मैं B मान लूं तो इसको लिख सकते हो B√2, क्योंकि B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक स्टेप बढ़ा दें अगर, वैसे तो आप जानते हैं B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो B√2, यानी यहां ये जो दिख रहा है इसमें √2 और लगा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √2 और आ गया, तो 2√2 पाई IA स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये, और इनका रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के मिडवे से पास हो रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस वाले का जो प्लेन है उससे 45 बना रहा है, या इस वाले प्लेन से 45 बना रहा है। तो डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ बी नेट मेकिंग
45 एंगल विथ बोथ प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप्स, मतलब दोनों से 45 बना रहा है। इसका लूप का प्लेन ये है, देखिए इस प्लेन से भी 45 बना रहा है, और ये लूप ऐसे है तो इससे भी 45 बना रहा है। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो आप इसको नोट कीजिए। और इस तरह के जो सवाल हैं जहां लूप्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं, ये हर दूसरे साल आपसे पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप कर लेंगे, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। लिखा है टू आइडेंटिकल लूप्स पी एंड क्यू। ये पी है देखिए लूप, ये क्यू लूप है। ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर लाइंग इन द परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव ए कॉमन सेंटर as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of the two coils if they carry currents 3 ampere and 4 ampere. 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। तो देखिए ये जो इसको मान लो इसमें क्यू में अभी हम पकड़ के चल रहे हैं कि 3 एम्पियर की करंट है, और ऐसी डायरेक्शन ले लेते हैं, तो इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1 इधर। B1 कह दी, इसको 1 ले लो तो ये B1 लिखना आसान पड़ता है, और B2 बना देते हैं इसकी वजह से। इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो करा दो, उसको नंबर 2 कह रहे हैं B2। इसका रिजल्टेंट B, क्योंकि B1 B2 बराबर नहीं होगा तो B से कहीं से जाएगा, ये B डेट है। इस तरह से इसका हालचाल होगा। तो देखिए B1 लिखते हैं, तो B1 लूप के लिए सेंटर पर कितना रहा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। रेडियस दोनों के सेम है, तो ये आ गया आपका करंट है 3 एम्पियर, म्यू नॉट अपॉन R दिया हुआ है शायद 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 दूनी 10 कर देंगे तो आ जाएगा, मैं 10 की पावर माइनस लिख दूं क्या, रेडियस 5 है, खैर 2R ही पड़े रहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर -1 लिख रहे हैं यहां पर, 5 है ना, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को 10 की पावर -1 लिख दिया। अब इसी तरह B2 की बात कर दी, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2R, मतलब 4 म्यू नॉट, और यहां भी 2R का मतलब 10 की पावर -1। B1 B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर और इक्वल नहीं है, तो B नेट कितना हो जाएगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको ऐड कर दें, 3 म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1 का स्क्वायर प्लस 4 म्यू नॉट 10 की पावर -1 का स्क्वायर। ये इस तरीके से आपने इसमें ऐड कर दिया। ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे, जो जो कॉमन आ जाए, तो म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1 कॉमन आ गया, यहां बचा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये 5 आता है, ट्रायोड हमें पता है 5 म्यू नॉट अपॉन 10 की पावर -1। म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, तो 5, ये 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, 50 हो जाएगा, इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो ये वैल्यू आ गई 62.8 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ये माइक्रोन में लिखो, माइक्रो में तो आप लिख सकते हो 62.8 माइक्रो टेस्ला। ये तो आया आपका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन निकालना है बेटा, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। तो B2 अपॉन B1, तो डायरेक्शन B1 से निकल रहा है, ये एंगल है थीटा, यहां पर दिस एंगल इज थीटा। तो यहां पर आपने वैल्यू ले ली 3 म्यू नॉट इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 4 म्यू नॉट इंटू 10 की पावर -1, ये वैल्यू आ गई 3/4। तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स
3/4 अगर ये वैल्यू दे रखी है टेबल में आपके पास, तो आप बता सकते हैं थीटा की करीब करीब वैल्यू 37 डिग्री आएगी। नहीं दी है तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, याद थोड़ी करेंगे इतना। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई। अब ये थीटा कहां से है, तो थीटा कहां से है, B1 से। B1 कौन सा है, P वाला प्लेन। तो आप लिख सकते हैं इसको कितना, कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग 37 डिग्री विथ B1 और प्लेन ऑफ P कॉइल। इस तरह से क्लैरिटी दे सकते हैं। तो इसको आप नोट करें, अगले क्वेश्चन में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आएंगे, ऐसा मान लें आप, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता हो जाता है। इसको नोट कर लें आप, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे जिससे ये बात आप देख सकें। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लाइन से बहुत पूछे गए हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q ऐसे बने हुए हैं। ईच ऑफ रेडियस R lying in perpendicular plane such that they have a common center। ये सेंटर साहब यहां आ गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स इफ दे कैरी करंट्स। बिल्कुल सेम सवाल जैसा लग रहा है। तो करंट एक में आई है, ये बीपी में करंट आई मान लीजिए, किसी में कुछ मान लीजिए, इन्होंने जो दिया है थ्रू रूट आई पकड़ लेते हैं। तो इसकी वजह से ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बना, बी क्यू इधर बना, और बीपी की वजह से ऊपर बना। इसका रिजल्टेंट यहां कहीं जाएगा, बी नेट या जो भी आप लिखेंगे, बिल्कुल पकड़ पाए आप। बीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। इसमें करंट आई मैंने लिख दी है, बिल्कुल टेंशन फ्री। बी क्यू की बात करेंगे तो म्यू नॉट √3I अपॉन 2R। दोनों परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा वेक्टोरली। बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट √3I अपॉन 2R का स्क्वायर। म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन आता दिख रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R आ गया बाहर। अंदर वैल्यू क्या बची, इसमें बची 1 का स्क्वायर, इसमें आ गया 3, √3 का स्क्वायर मतलब 3, 4 आ गया। 4 को लोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बची म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू 2। अब ये इस 2 से 2 को मार दिया आपने, तो बी नेट इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन R। ये आपका तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन की बात करें तो अगेन tan थीटा इज इक्वल टू बीपी अपॉन बी क्यू। थीटा कहां से है, थीटा आपने क्यू से लिया है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, इन दोनों को रेशियो ले लीजिए, 1 अपॉन √3 आ जाएगा, दिख रहा है, लिख नहीं रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। और यहां tan थीटा 1 अपॉन √3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री है कहां से ये लिखना जरूरी है, केवल 30 डिग्री लिख देंगे तो नंबर आधा कट सकता है। डायरेक्शन, हेंस the direction of magnetic field, resultant magnetic field will be at an angle of 30 degree to the plane of P। ये जो प्लेन है इससे 30 डिग्री बना रहा है। तो hence the direction of resultant magnetic field
विल बी दिस वन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल परफॉर्म करेंगे। बहुत ही प्यार से इसको आप करते चले जा रहे हैं, नोट करें और फिर अगली बात हम लोग देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आप नोट कर पाए होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, बात हो ही रही है तो पूरे अच्छे से होनी चाहिए। तो ये आप इसको नोट कर पाए बेटा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ एक्सप्रेसिंग इट इन द इंटीग्रल फॉर्म। आप जानते हैं कि ये जो एम्पियर, ये भी पूछा जाता रहता है। करंट, मान लीजिए नेट करंट ऐसे फ्लो कर रही है बी, और यहां पे डीएल भी लिख दो, करंट आई है, तो इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं इसको बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये इसका एम्पियर्स लॉ है कि लीनियर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू द म्यू टाइम्स ऑफ द नेट करंट इनक्लोज बाय दिस एरिया। जो क्लोज लूप हो, क्लोज लूप होना जरूरी होता है इसके अंदर। जो काम आपका गॉस लॉ करता है कूलॉम्स लॉ के लिए, वही काम एम्पियर्स लॉ करता है बायो-सावर्ट्स लॉ के लिए। तो ये आप यहां लिख सकते हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो किताब से आप पढ़ सकते हैं और मैंने पढ़ाया भी है। यही मतलब है, इसी को वर्डिंग्स में लिखना है जो मैंने बोला। तो वो लिखने में समय जाया करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। चलिए ये नोट भी कर लिए होंगे, कोई खास चीज नहीं है। आइए अगला सवाल करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है और कई बच्चे कॉन्सेप्चुअल सवाल कहेंगे इसे। यहां लिखा है टू वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 लाई वन स्लाइटली अबव द अदर। इस तरीके से एक वायर ऐसे है और एक वायर उससे थोड़ा ऊपर है, देख पा रहे हैं, ऐसे है, ऐसे ये वायर रखा है। इन्हें हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब ही है कि ये और ये इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। सब दिख रहा है आपको? रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड। अब पूछ रहा है कि वो रीजन बताइए जहां वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो देखिए ये जो वायर ऐसे है, अगर ऐसे इसको सोचें तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? ये अगर 1 है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका देखिए यहां पर है, और नीचे बात करें तो अंदर की तरफ है। ऐसे समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब ये सेकंड वाला वायर है, इससे क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर रहेगा। B2 यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर है। बाहर का मतलब हॉरिजॉन्टली तो अपवर्ड है। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसका मतलब है दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे नहीं, बात खत्म। ऊपर से कह रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इस सेकंड रीजन में। ये अपवर्ड कहां नहीं है? ऐसे हॉरिजॉन्टल लगेंगे तो ऊपर की तरफ रहेगा, दोनों जुड़ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर 2 रीजन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी में क्या है? ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। और ये कैसा है? ये है तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पूछा अपवर्ड है। और बाकी ये दोनों तो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे नहीं, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है जो आपको करना चाहिए। तो ये आंसर हो गया सेकंड रीजन का। आप इस तरीके से कर सकते हैं और नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है ए स्क्वायर शेप्ड करंट कैरिंग लूप MNOP इस प्लेस नियर ए स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर AB के पास में है। एज शोन इन द फिगर द वायर एंड द लूप लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। If the loop experiences a net force F towards the wire, find the magnitude of the force on the side NO on the loop. इस पे कितना फोर्स लगेगा? देखिए जब वायर के प्लेन में रखा रहता है तो M और N और P और O पर जो फोर्सेस रहते हैं वो इक्वल अपोजिट रहते हैं और नलीफाई हो जाते हैं। तो फोर्सेस ऑन MN एंड PO will nullify each other, nullify, एक दूसरे को काट देंगे।
खत्म कर देंगे। तो हमें इसका mn और po की चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता करनी है mp की, क्योंकि mp का डिस्टेंस यहां से l है, और no की जो यहां से l का स्क्वायर है, तो ये 2l है। ठीक, अब यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की बात करेंगे इस पे, क्योंकि यहां ये जो करंट है देखिए ऐसे जा रही है ना, तो ये I2 है, और यहां पर करंट आपकी ऐसे जा रही होगी, इसमें ऐसे जा रही होगी। ये है पैरेलल करंट्स। जब पैरेलल करंट्स होती हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ये फोर्स किधर है? अट्रैक्शन का। ये है दोनों रिपल्शन, ये दोनों है अपोजिट करंट्स, तो यहां फोर्स लगेगा रिपल्शन का। यानी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं, अलग अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, इसलिए नलीफाई नहीं होंगे। ठीक है, अब निकालते हैं एफ नेट। अब एफ नेट से आप समझ गए, एफ पीएम लिखते हैं, इसका डायरेक्शन इस तरफ था, अट्रैक्शन वाला फोर्स, माइनस एफ एनओ, ये रिपल्शन का फोर्स है उस तरफ, और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है हमको कितनी, एफ, जहां तक ये एफ बोल रखी, अभी निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, देखिए म्यू नॉट I1 I2 लेंथ ऑफ द वायर 2 पाई एल, क्योंकि इससे डिस्टेंस आपकी कितनी है, दिस इज एल, माइनस म्यू नॉट I1 I2 एल अपॉन डिस्टेंस 2l आ गई है, तो ये 4 पाई एल हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, और यही वैल्यू एफ नेट की कितने के बराबर है, एफ बोला है तो ये एफ के बराबर आप रख देंगे। मेरे ख्याल से ये ठीक मैंने किया है। अब इसका एक्सप्रेशन आ गया, देखिए म्यू नॉट I1 I2 अपॉन पाई, ये वैल्यू इतने के बराबर है। अब आप देखिए एनओ पर फोर्स क्या था, ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब एफ एनओ पर फोर्स था, ये लिखा हुआ है म्यू नॉट I1 I2 एल अपॉन 4 पाई एल, ये देखिए कट गया, तो ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू ये निकाल रखी है, इसलिए ये एफ के बराबर हो गया और आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई होगी। इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं प्रेम पूर्वक। मैं हटता हूं, नोट कीजिए। ऐसे सवाल ये भी बहुत पूछे जाने वालों में से सवाल है। एक तो कॉइल का परपेंडिकुलर होना, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल का आगे पीछे घूमना, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक सवाल रेक्टेंगल वाला शायद और है, उसको भी लेंगे, नोट कर चुके होंगे आप, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर लूप है, कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर इज केप्ट नियर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जिसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, इन द सेम प्लेन एज इट शोन इन द फिगर। अच्छी बात है भाई। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए फिर आपको याद दिला दे कि ये जो इसके परपेंडिकुलर वाली आर्म्स हैं, नाम दे दो इसको, तब तो बात कर पाएंगे। ए बी सी डी, ये ए डी और बी सी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा, तो वो नलिफाई ईच अदर। तो मैं यहां लिख देता हूं कि फोर्सेस ऑन ए डी एंड बी सी नलिफाई ईच अदर, तो उसकी चिंता हमको नहीं करनी है। ठीक है, हमको चिंता करनी है इस ए बी आर्म और डीसी में। ये देखिए इन दोनों की पैरेलल करंट्स हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों में एंटी पैरेलल है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अब विपरीत दिशाओं में। तो नेट फोर्स देखिए निकाल लेते हैं। तो एफ की वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए यहां कहीं लिखना पड़ेगा। तो एफ ए बी, ये फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 इंटू एल। तो एफ ए बी निकालो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2, इसमें करंट है 2 एम्पियर, इसमें है 1 एम्पियर, तो 2 इंटू 1, और लेंथ कितनी है वायर की, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2, ये वैल्यू आपकी बनी।
और तो कुछ नहीं, ये सॉरी आर डिस्टेंस रह गया आर। तो ये आर मतलब ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यू लिखी 10 इंटू 10⁻⁻²। ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद, 2 म्यू नॉट अपॉन पाई न्यूटन अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव ही काफी है टूवर्ड्स द वायर, है ना। दूसरी बात की आपने, कलर को व्हाइट ले लेते हैं, एफ सी डी, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू करंट वही 2 1 है, लेंथ भी सेम है, डिस्टेंस नीचे की बदल चुकी है, विच इज 10 and 20 30 30 इंटू 10⁻⁻²। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई न्यूटन रिपल्सिव। तो इसका नेट फोर्स क्या रहा, एफ नेट एफ ए बी माइनस एफ सी डी, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। एफ ए बी इधर है और एफ सी डी इधर है। एफ ए बी देखिए 2 म्यू नॉट अपॉन पाई है माइनस 2 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई है। इसमें से चीजें कॉमन लेके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया 3 दुआई 6, 4 बचा, तो 4 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो यहां पर इसकी वैल्यू निकाली तो 4 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 3 पाई, 16/3 यानी 5/5.33 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द वायर, टूवर्ड्स द वायर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। आप कर भी लेंगे मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन जो सीख रहे हैं उसको सीखना जरूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं जिससे बातों को समझ सकें और अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये आप नोट कर पाए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये देखिए, और इसको आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। अगली चर्चा आगे की करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आइए। अगला क्वेश्चन लिखा है 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A1 एंड A2 कैरिंग करंट्स I and 2I फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन आर केप्ट d डिस्टेंस अपार्ट। ये कुछ कहानी ऐसे है, ये दो वायर हैं, एक में करंट है I और इससे d दूरी पर दूसरा वायर है जिसमें करंट है 2I, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। वेयर शुड ए थर्ड स्ट्रेट वायर A3, ये दो वायर थे, इसका नाम भी इन्होंने बोला है, इसको A1 कहा है, इसको A2 कहा है। तीसरे A3 को कहां रखें, कैरिंग करंट 1.5 एम्पियर होगा, ये 1.5I लिखा है, तो 1 कहां पर मान लीजिए यहां कहीं रखते हैं इस A3 को, जो कि यहां से x दूरी पर है और ये दूरी हो जाएगी d माइनस एक्स, इसमें करंट है 1.5, so that it experience no net force due to A1 A2. Does the net force acting on A3 depend on the current flowing through it? अच्छा, मैंने तो ये ऊपर खींच दिया है, चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें डायरेक्शन कुछ भी हो, नेट फोर्स कैसा आवेगा। तो इससे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो देखिए, अगर ये करंट सीधी है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, अंदर। तो इसको मैं फर्स्ट वायर कह रहा हूं, इसको सेकंड वायर। डायरेक्शन की चर्चा कर रहे हैं पहले। इससे बना अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B1, इस वायर से बाहर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड तो पक्का ऐसी ही डायरेक्शन में रहेगा, करंट किधर भी हो। अब इसमें आप समझ गए, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स इधर हो गया, तो इस पे फोर्स लगा
F1 इधर फोर्स लगा, इसमें लग जाएगा F2 उधर, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट उधर, तो ये लगा, क्या बना दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ और करंट है इसकी ऊपर की तरफ, तो ये फोर्स लग गया F2। अगर हम इसकी डायरेक्शन बदल देंगे तो भी अपोजिट ही करंट लगेंगे भाई, तब क्या लग जाएगा, अगर हम नीचे करंट की डायरेक्शन इस पे नीचे कर देंगे तो F1 लग जाएगा इधर और F2 लग जाएगा इधर, लेकिन विपरीत दिशा में दोनों रहेंगे। तो हम ये समझ गए कि इसमें करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से लेना देना कि भाई वो नलीफाई हो जाए, टोटल F1 F2 एक दूसरे के बराबर आ जाएं। बात पकड़ में आपको आ गई होगी, ये दिख गया है कि करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करती। तो मैं निकाल रहा हूं F1 फोर्स। F1 का फोर्स का मतलब है पर यूनिट लेंथ लगने वाला फोर्स, पर यूनिट लेंथ, तो L की वैल्यू 1 हो गई है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और I1 I2, तो I कितना था 1, ये I है और ये 1.5 है, तो I इंटू 1.5 I1 I2 अपॉन डिस्टेंस x है तो 2 पाई x, ठीक है। इसी तरह F2 की बात करते हैं, पर यूनिट लेंथ ही है ये, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और ये रहा 2i इंटू 1.5i, तो आप लिख सकते हो 2i इंटू 1.5i अपॉन बीच का डिस्टेंस 2 पाई d माइनस एक्स, फॉर नो फोर्स ऑन A3। इसका मतलब क्या है, F1 बराबर F2 हमारा आ जाए तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 I इंटू 1.5i अपॉन 2 पाई x बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर -x 2i इंटू 1.5i अपॉन 2 पाई d माइनस एक्स। काफी वैल्यू कट जाएंगी, 4 पाई 10 की पावर -7, 4 पाई 10 की पावर -7, 2 पाई, ये आई कट गया है, ये 1.5 कट गया है, बचा ही क्या, d माइनस एक्स इधर ले लो, इधर 2 बचा है तो ये 2x आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, यानी 3x की वैल्यू क्या हो गई, d, यानी x बराबर d/3। ये आपने रिजल्ट निकाल दिया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम A1 at d/3 distance there is no net force on A3। और जैसा हमने देखा था तो कह पाएंगे डायरेक्शन मैटर नहीं करती, फोर्स इज इंडिपेंडेंट, फोर्स नहीं नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन A3। ये इसकी कहानी, A3 में किस भी डायरेक्शन में करंट हो, नेट फोर्स तो इस दशा में dy3 पर 0 ही आएगा। ये मैंने समझा भी दिया, तो ये आप इसको नोट करिए। अगले सवाल की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ये नोट कर लें आप इसको। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। ये सब आने के बाद आपका सब सही होने वाला है एग्जाम में, मैं पक्का आपको बता रहा हूं। खैर, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर पाए होंगे आप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरी स्टेडी करंट्स I1 एंड I2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d इफ द करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में तो ये बनाओ भाई, I1 इससे d डिस्टेंस दूर पर
I2 show how the magnetic field set up in one produces an attractive force on the other. Obtain the expression of this force, hence defined 1 एम्पियर। अब ये क्या कहानी हो गई बेटा, यहां पर ये डेरिवेशन टाइप हो गया। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन सामने आया तो बता देता हूं। इससे मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, यहां पर अंदर की तरफ, दिस इज B1। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर करंट, फोर्स इधर। तो ये फोर्स इधर लगा, जिसे आप कह रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये ऊपर है, तो आप करोगे तो अंदर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज दिस डायरेक्शन, B1 की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। इस पे लगने वाला फोर्स निकालिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट ऊपर जा रही है, तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में 1 ड्यू टू 2। तो देखिए दोनों फोर्स एक ही दिशा में हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये आप जान गए कैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, ये आप समझ गए। अब अगर आप वैल्यू निकालना चाहें F21 क्या होता है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B1 से कितना बनेगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, और ये है कितना, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये B2 लिखना चाहिए, इसकी वजह से B1 यहां बन रहा था इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और F21 कितना फोर्स लगा, F21 होता है ILB, I2L क्रॉस B1। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, यहां पर F21 और F12 दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं, तो I2L B1 साइन 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहां पर क्या, B1 की वैल्यू ऊपर से पुट करोगे तो I2L B1 हो गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, और ये तो रहा 1। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D इंटू L। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लो, अगर जिसे F21 लिख देते हो या F12 लिख देते हो, ये मतलब होता है 21 अपॉन L या F12 अपॉन L। तो इस एक्सप्रेशन से L कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। ये देखिए प्रूफ सा कर दिया मैंने, ये आपका प्रूफ भी हो गया। अब कह रहे हैं इसी बेसिस पे 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन लेने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 एम्पियर कब बोलेंगे कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स में सेम करंट सेम सेंस में हम फ्लो करें, और उस पे वो कितनी दूर हो, 1 मीटर, और उस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 एम्पियर की करंट है। समझ गए आप। तो ये कुछ नहीं, दोनों में सेम करंट हो तो 1 एम्पियर तब बोलोगे जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, दोनों 1 मीटर दूरी पर रखे हो, और फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं, ठीक, वो 1 एम्पियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ये बेसिकली एक डेरिवेशन था जिसको हमने और आपने परफॉर्म किया है। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, वैसे डेरिवेशन तो आप करते ही, तो वो मैं यहां नहीं लेता, न्यूमेरिकल लेता हूं अधिकतर। तो एक क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 200 टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एरिया है, ये आपकी करंट है। इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइंड करिए मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस सोलेनॉइड। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू NIA। तो N कितना है, 2000, करंट है 4 एम्पियर,
क्रॉस सेक्शन एरिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी से यूनिट निकल जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है, द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन इज सेट अप 60 डिग्री 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। बहुत ही सरल। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसी में वैल्यू रख दो। एम आ गया 1.28, मैग्नेटिक फील्ड 7.5 इंटू 10⁻⁻2 और साइन 30 डिग्री जो कि हाफ के बराबर होता है। साइन 30 आप जानते हैं हाफ के बराबर या 0.5 के, इसको कैलकुलेट करेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, आप नोट करिए। अगले सवाल को इसके आगे लेके चलेंगे, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल नोट कर पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोला है कि डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये आप डेफिनेशन आपने याद कर रखी, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन आई और इसको लिखते हो एन ए बी अपॉन के। अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखते हो, करंट sensitivity is defined as the deflection of coil per unit current flowing in it, ऊपर फॉर्मूला लिखा है, बड़े आराम से आपका काम हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, जानते तो आप हैं ही, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर वाला चर्चा शुरू होगी, बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं वहां। लिखा है एन एमीटर ऑफ सीरीज एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर ए करंट अप टू 1 एम्पियर। Find the value of shunt resistance required to convert this ammeter to measure the current up to 5 ampere। आप जानते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना हो या किसी एमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हम उसके पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसे आप शंट बोलते हैं। ठीक, ये कहानी करते हैं। अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको लिखते हैं, आई याद कर रखा होगा, कर लीजिएगा, आई नॉट माइनस आई जी इंटू जी। एस है शंट का रेजिस्टेंस, जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आई जी है गैल्वेनोमीटर करंट जो इसके अंदर जाती है, और आई नॉट है जितनी रेंज का आप बनाना चाहते हैं मीटर। तो इस हिसाब से यहां पर आई जी दे रखा है 1 एम्पियर, आई नॉट है 5 एम्पियर का बनाना चाहते हैं आप, और जी कितना है 0.8। ये वैल्यू हो गई 1/4 इंटू 0.8 यानी 0.2 ओम। आपका ये देखिए आंसर आ गया। ये फॉर्मूले हैं 2-3 छोटे छोटे, बढ़िया तरीके से कर लीजिए और मजा आएगा आपको। खैर आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये आईजी करंट की वैल्यू है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इन वोल्ट मीटर टू मेजर अप टू 3 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर में आपको याद दिला दूं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आप एक हैवी रेजिस्टेंस पुट करते हैं तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है। खैर इसका जो फॉर्मूला आता है R इक्वल टू वी अपॉन आई जी, जितना का वोल्ट मीटर की रेंज चाहिए वी, आई जी गैल्वेनोमीटर करंट माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। 3 वोल्ट का बनाना है, आई जी है 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10⁻⁻3 और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है 16। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 734 ओम। ये आंसर आ गया। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूर सीखे रहिएगा, केवल
रट के याद करके ना चलिएगा, जिससे कोई भी ट्विस्ट आए तो आप इसको संभाल पाए। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। आपको बता चुके हैं कि आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बेंच करें, चेंज करेंगे तो एक शंट का मतलब होता है वेरी लो रेजिस्टेंस joined in parallel with गैल्वेनोमीटर जी। तो ये बन जाएगा क्या, एमीटर। बस इतना ही है, इसको जैसे भी लिखो। अब अगला न्यूमेरिकल, एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15, ये जी की वैल्यू हो गई, एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये अगेन आई जी होगी। कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 से 6 एम्पियर, अगेन एस की वैल्यू क्या हो गई, आई जी माइनस आई नॉट माइनस आई जी इंटू जी। आई जी है यहां पे 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10 की पावर -3, कितने का चाहिए था, 6 एम्पियर का। और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना, 15 ओम। अब ये वैल्यू इसके हिसाब से काफी छोटी है, तो 6 ही पकड़ लेते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली। तो इसको लिख दोगे 4/6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 15, 2 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 10 आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -3 या 10 की पावर -2 ओम, या 0.0 ओम। ये रहा आपका आंसर। इतने का रेजिस्टेंस, इतने का शंट आप पैरेलल जोड़ देंगे, आपका काम बन जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, बहुत आसान नहीं, बिल्कुल आसान। क्या इसको नोट करें, अगले सवाल को लेके चलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं आगे की कहानी समझते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ये भी आपको समझा चुके हैं कि एक गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस आप जोड़ देते हैं। ये क्या है, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और ये बन जाता है आपका वोल्टमीटर। आगे देखिए, अब ये एक न्यूमेरिकल है, तो ए वोल्ट, अब यहां पे जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, V/IG माइनस जी। अब कह रहा है कि ये वोल्टमीटर ऑफ ए सर्टेन रेंज इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 980 ओम, 980 ओम इन सीरीज विद ए गैल्वेनोमीटर। When the resistance of 470 ohm is connected in series, the range gets halved. Find the resistance of the galvanometer. देखिए, अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां से तो आर ई लिख दो, खैर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, V यहां लिखता हूं, इसी से निकाल रहा हूं, लेकिन लिख ऐसे रहा हूं, V1 इज इक्वल टू IG प्लस R प्लस जी। इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लिया है। देखिए, ये G इधर जोड़ा, R प्लस जी, IG से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहां पर पहले में क्या बोलता है, रेजिस्टेंस 980 ओम जोड़ा है, तो V1 की वैल्यू कितनी है, IG चेंज नहीं होगा, R में 980 ओम जोड़ा है। फिर क्या है, when the रेजिस्टेंस ऑफ 470 जोड़ा गया है, तो ये V2 है, और V2 की वैल्यू कितना है, V1 की आधी, ये बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी वैल्यू IG चेंज नहीं होगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो है 470, आपने इसमें जोड़ा है, आधी हो गई। अब कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस, तो ये V2 की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, V1/2, और इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए या इक्वेट कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा V1/V2, तो दिस इज 2, IG कट गया, तो R प्लस 980 अपॉन R प्लस 470। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2R प्लस 920
940 और R प्लस 980, तो ये R बचा, 940 घटा देंगे 40 बचेगा, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 40 ओम। ये देखिए आंसर हो गया। ये रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर, ये बेसिकली यहां जो मैंने लिखना चाहिए था, ये जो R लिखा है, ये G प्लस R लिख दो, इसको मैं G लिख देता हूं, जिससे गैल्वेनोमीटर, यही पूछा था ना, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो ये यहां पर आप G निकाले हैं, जैसे आप पुरानी बात से अलग दिशा में ना जाएं। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम आ गया। ठीक, अब ये बिल्कुल आप उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल पकड़ते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, जिससे आप अच्छी तरीके से कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा अगला क्वेश्चन। 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड शेप्ड इनटू ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, एक को बना दिया हमने स्क्वायर, लेंथ सेम थी, ए का मतलब ऐसे स्क्वायर बन गया, एंड सर्किल, और इसी वायर को हमने सर्किल बना दिया, सर्किल की कुछ रेडियस भी होगी। इफ दे कैरी रेडियस आर, इफ दे कैरी सेम करंट, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट, करंट दोनों में आई ही है। तो देखिए, आप जब मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं, दोनों का एन आई ए लेते हैं, तो एन तो यहां पे 1 है, तो हम आई ए कह देंगे। करंट दोनों में सेम है, तो एरिया का बातचीत होने वाला है यहां। तो इसका एरिया कितना होगा, आप देखिए, इसका जो पेरीमीटर है ना 4a, तो 4a की वैल्यू हो जाएगी l के बराबर, लेंथ तो इतनी थी वायर की, तो a कितना हो गया, l/4, तो इसका एरिया कितना हो गया, a स्क्वायर, यानी l स्क्वायर अपॉन 16। ये पहला वाला। ये दूसरा वाला बात करते हैं। यहां इसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r इजिकल टू l, और इसका जो एरिया होता है वो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई लिखा, r स्क्वायर लोगे तो l अपॉन 2 पाई लिखोगे, और ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए, पाई l स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यानी l स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये देखिए a1 a2 निकाल दिया है, इसी से सवाल हो जाएगा, और कुछ थोड़ी है। अब यहां पर देखिए m1 अपॉन m2 किया, तो n आई a1 n आई a2, तो ये वैल्यू आ गई a1 अपॉन a2। a1 कितना है, l स्क्वायर अपॉन 16। अब a2 को पलट के मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने का यही मतलब है, तो 4 पाई ऊपर चला गया, l स्क्वायर नीचे आ गया, l स्क्वायर कट गया, 4 से 4 काट दोगे, वैल्यू आ गई पाई/4। यही आपका इसके हिसाब से, मतलब ABCD की बात करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक अच्छा सवाल था, और ये सवाल मतलब पढ़ रहे हैं तो आराम से हो ही जाएंगे, और बाकी तो नहीं पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्ट लग जाते हैं। फिर है नहीं डिफिकल्ट, लेकिन अब सवालों के रूप में तो अच्छा ही है। तो चलिए इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप इसको नोट कर पाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। ये है टू स्टेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, ये इन स्पेस, सो दैट द करंट इन द लेफ्ट वायर इज 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर है, एंड डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये आपकी तरफ है, ये डॉट है यहां पर, ये बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ऑफ द पेज, एंड द करंट इन द राइट वायर इज 3 एम्पियर, यहां पे लिखी नहीं है, मैं 3 एम्पियर लिखता हूं, एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, क्रॉस लगा हुआ, तो ये आपको दिख गया है पेज। In which regions are there a point on the x-axis at which the magnetic field is equal to 0 due to these currents carrying wires? Justify your answer. ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, और ये बच्चा कर लेगा अगर आप कूलाम्स लॉ वाले सवालों को अच्छी तरह डील किए थे, कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, कहां पर फोर्स 0 होता, वही लॉजिक लगेगा। देखिए क्या कहने का मतलब है, ये इसको मैं मान लेता हूं पहला वायर, इसको मान लेता हूं दूसरा वायर, तो इस बाहर वाली वायर से
मैग्नेटिक फील्ड किधर किधर, तो ये बाहर है, तो इस तरफ सारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से ऊपर, यहां रीजन 3 में B1 की वजह से ऊपर, और यहां पर B1 की वजह से नीचे। पहली बात तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलना चाहिए। इसकी बात करो तो ये वायर अंदर है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट, दैट इज B2, और इधर बात करो अगर ऐसे तो ये ऊपर, और इधर भी ये ऊपर। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड तो कभी एक दूसरे को काट ही नहीं पाएंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो इसकी तो छुट्टी, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। आंसर की पॉसिबिलिटी है ये या ये, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। लेकिन सॉरी, लेकिन ये इसमें 2 एम्पियर की करंट है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई अपॉन आर होता है। तो जिसमें यहां से इसके लिए आर कम होगा, इससे आर ज्यादा होगा। भाई यहां की बात करो तो मान लो ये पॉइंट हम ले लें, तो ये डिस्टेंस आर हुई, तो इसके लिए तो ये काफी ज्यादा हो गई, तो यहां पर ये कम पड़ेगा और ये दूर है, लेकिन दूर है तो इसमें करंट ज्यादा है। तो इस रीजन में पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड नलीफाई हो जाए। इसमें क्यों नहीं होगी ये समझ लीजिए, फिर से वो समझ में आ जाएगा। 3 एम्पियर है, अगर आप यहां कहीं आर लेते हैं तो 3 एम्पियर वाला पास है, तो ये डोमिनेट करेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देगा, और इसमें 2 एम्पियर करंट है, ऑलरेडी इससे कम है और दूरी भी ज्यादा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो B1 का मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 से कम ही रहेगा। क्योंकि देखिए डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो गई, इसकी तो केवल इतनी थी, और साथ में आई भी कम, आर भी कम, तो B तो कम होना ही है। यहां पर क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बात करें हमेशा B2 से कम आ जाएगी, और यहां तो भाई साहब B1 और B2 जुड़ ही जाएंगे आपस में, तो नलीफाई हो नहीं सकते। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि B1 B2 में ये जो पास वाला, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो इसकी वैल्यू, करंट भले कम है लेकिन पास होने की वजह से ज्यादा होगा, ये दूर है तो करंट ज्यादा है लेकिन दूरी ज्यादा, इसलिए दोनों यहां पर इक्वल हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, रीजन 1 पॉसिबिलिटी। यहां सेम डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, यहां पर हमेशा B1 B2 से कम होने वाला है, पॉसिबिलिटी नहीं। यहां B1 B2 इक्वल हो सकते हैं, तो रीजन 1 ओनली। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल था, और थोड़ी दिमाग लड़ाएंगे तो कर पाएंगे, फंडा क्लियर रहेगा तो सब हो जाता है। खैर मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि फंडा क्लियर करवा पाऊं। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, MCQ है, द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज राउंड ओवर ए मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। मेटल फ्रेम में क्यों हम वाइंडिंग करते हैं, गैल्वेनोमीटर में क्यों करते हैं, उसका आंसर है प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोड्यूस करने के लिए, क्यों, इसका आंसर होगा डी। और क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग नहीं होगी तो ये वायर ऐसे जाएगा पॉइंटर, और वो जाकर ऐसे ऐसे कांपेगा। डेड बीट गैल्वेनोमीटर नहीं बनेगा, डेड बीट का मतलब खटाक से रुक जाए, तो ये खटाक से नहीं रुकेगा, आपको रुकने का इंतजार करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम एंड नॉट अ गुड इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करते हैं तो ये डैम्पिंग से और एडी करंट्स की वजह से ये खट से जाके रुक जाता है और काम बन जाता है। तो इसको ध्यानपूर्वक नोट कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो अरविंद एकेडमी चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो अरविंद एकेडमी चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। और हाँ, इसका PDF लेने के लिए इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका PDF मिल जाएगा और आप अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।